नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग की समीक्षा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस एकांकी की अगर बात करें तो इसमें कुल 5 पात्र हैं। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, जिसमें मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर है, जो कि एक वैज्ञानिक है और एक नया आविष्कार करते हैं। विनय है, जो डॉक्टर शेखर के सहायक हैं। मंजुल, ये डॉक्टर शेखर के द्वारा पालित पुत्री है, जिनसे डॉक्टर शेखर को विशेष स्नेह लगाव है। छाया देवी है, जो डॉक्टर शेखर से प्रेम करती है परंतु अपने प्रेम में असफल रहती है। और सुधीर भी इसमें एक पात्र की भूमिका में है या एक पात्र हैं। यहाँ पर प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर हैं, मंजुल और छाया देवी हैं। तो आइए इस एकांकी की तात्विक समीक्षा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कथा वस्तु की। अगर कथा वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक सफल कथानक कहा जा सकता है। इस एकांकी में डॉक्टर शेखर एक मेधावी वैज्ञानिक है, जिसने अपनी मेहनत और परिश्रम से एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र तैयार किया है जो मृत व्यक्ति को एक रूप और आकृति प्रदान करके उससे प्रत्यक्ष बातचीत कराने की क्षमता रखता है। जो डॉक्टर शेखर का आविष्कार है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को अलग अलग करने और जोड़ने की क्रिया में सक्षम है। उनके अनुसार जो डॉक्टर शेखर है वो ये मानते हैं कि मृत्यु एक दुख नहीं बल्कि सुखद स्थिति है, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में जीवित रहता है। जो मंजुल है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मंजुल भी मुख्य पात्र के रूप में है। वो उनके एक स्वर्गीय दोस्त की बेटी है। वो जो स्वर्गीय मित्र है वो उसे डॉक्टर को सौंप देते हैं, डॉक्टर शेखर को सौंप देते हैं, और डॉक्टर शेखर उसे अपना कर्तव्य मानकर उसकी पत्नी और पुत्री का संरक्षण का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी उसे समझ लेते हैं और मंजुल को बड़े ही प्यार और स्नेह से उसकी परवरिश करते हैं। जो डॉक्टर शेखर हैं वो अपनी पुत्री मंजुल, जो उनकी कर्तव्य निष्ठा और आदर्श की परिचायक है, यानी यहाँ पर जो आदर्श और आविष्कार, आदर्श और साधना में संघर्ष है। साधना क्या है, जो उन्होंने यंत्र बनाया था, और आदर्श क्या है, जो उनकी पुत्री है। दोनों में संघर्ष है। दोनों में से किसी एक का उत्सर्ग या एक का त्याग उनको करना ही पड़ेगा। उसी का समक्ष में ये घटनाक्रम इस एकांकी में शामिल किया गया है। जो पुत्री मंजुल है वो आदर्श की परिचायिका थी और अपने द्वारा जो यंत्र बनाया था वो उनकी एकनिष्ठ साधना का प्रतीक है। इन दोनों से ही वो विशेष मोह और अनुरक्ति का भाव रखते हैं। जब इन दोनों में टकराव होता है, अर्थात दोनों में टकराव से तात्पर्य क्या है, आदर्श और साधना। आदर्श यानी कर्तव्य। जो कर्तव्य है वो क्या है, अपनी बेटी के प्रति एक पिता का जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य और साधना दोनों में जब टकराव होता है तब उसमें से किसी एक को चुनने की समस्या डॉक्टर शेखर के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर शेखर कर्तव्य और आदर्श को चुनते हैं जो उनकी पुत्री के प्रति है। यहाँ पर उनका जो यंत्र एप्राइटस है, जो इन्होंने यंत्र का आविष्कार किया था, एप्राइटस, वो मंजुल के लिए घातक बन जाता है और छाया देवी उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि जो छाया देवी है वो आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में एप्राइटस के प्रभाव से जो मृत छाया देवी है वो अपना पुराना आकार धारण कर लेती है। मंजुल और छाया देवी की बातचीत होती है। छाया देवी उससे कहती है कि वो 4 महीने बाद आकर मंजुल को ऋषिकेश लेकर चली जाएगी। जब इस बात का डॉक्टर शेखर को पता चलता है तो मृत छाया देवी से मंजुल के प्राणों की वो भीख मांगने लगते हैं। लेकिन छाया देवी की आत्मा तो जो शेखर से प्रेम करती है, लेकिन उसे उस प्रेम के बदले में उपेक्षा और निराशा मिली तो उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। ऐसे में जो साधना का प्रतीक उनका यंत्र है, जिसके प्रति उनकी अटूट मेहनत का नतीजा था, तो डॉक्टर शेखर के सामने समस्या ये हो जाती है कि वो अपनी पुत्री की सुरक्षा को चुने या अपने यंत्र को, क्योंकि अगर यंत्र सुरक्षित रहता है तो छाया देवी आकर उसकी पुत्री को ले जाएगी, और अगर वो पुत्री को चुनते हैं तो उन्हें यंत्र को तोड़ना पड़ेगा या उसका त्याग करना पड़ेगा।
ऐसे में डॉक्टर शेखर अपनी साधना का त्याग करते हैं, यानी जो यंत्र है उसका उत्सर्ग करते हैं और उस एप्राटाइज को चूर चूर कर डालते हैं। तो यहाँ इसी के साथ इस एकांकी का समापन हो जाता है। तभी इसका नाम क्या है, उत्सर्ग, यानी त्याग किसका, अपनी साधना का। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये जो कथा वस्तु है सक्षम कथानक कहा जा सकता है। जितना एक एकांकी के लिए एक घटनाक्रम होना जरूरी है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पात्र या चरित्र चित्रण की। देखिए, पात्र और चरित्र चित्रणों में मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल कितने पात्र हैं। इसमें कुल 5 पात्र हैं। यहाँ पर जो मुख्य पात्र है डॉक्टर शेखर है, विनय है, मंजुल है, छाया देवी और सुधीर है। और इन 5 पात्रों के इर्द गिर्द ही पूरा कथानक घूमता है। तो एकांकी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये पात्रों की संख्या बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि एकांकी एक अंक की कथा वस्तु को हमें देखना है। ऐसे में जितने कम पात्र होंगे उतना ही कहानी उतनी ही सरलता से आगे बढ़ेगी और उतनी ही कम समय में वो समझी भी जा सकती है। तो यहाँ पात्रों के दृष्टिकोण से, उनके चरित्र चित्रण की दृष्टिकोण से देखें तो ये बिल्कुल उपयुक्त कहानी है। यहाँ पर आप बताएंगे कि इसमें कुल 5 पात्र हैं। उसके बाद आप यहाँ सबसे पहले आप डालेंगे डॉक्टर शेखर। डॉक्टर शेखर के बारे में बताएंगे कि एक वैज्ञानिक है और कहानी में मुख्य भूमिका में है। उसके बाद इसी तरह से आप विनय का पॉइंट बनाएंगे, विनय के बारे में बताएंगे। फिर मंजुल के बारे में बताएंगे, छाया देवी के बारे में बताएंगे। तो ये 2-2 पंक्तियों में आप इस चरित्र चित्रण को पूर्णतः लिखेंगे, जिससे कि आपका ये पॉइंट अच्छा बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं संवाद या कथोपकथन, यानी एक दूसरे से बातचीत से जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है। देखिए, कोई भी कहानी है, एकांकी है या उपन्यास है, उसमें संवाद और कथोपकथन महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही किसी के चरित्र का विश्लेषण किया जा सकता है या कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। संवाद, किसी भी एकांकी के जो संवाद हैं वो सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और सटीक होने चाहिए और उस कहानी के पात्रों के चरित्र के अनुकूल होने चाहिए, चुटीले होने चाहिए, यानी वो प्रभावशाली हो। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो पात्रों के जो संवाद हैं, चाहे वो छाया देवी हैं, चाहे वो शेखर हैं, सभी के जो संवाद हैं ये बिल्कुल उपयुक्त हैं। कहीं कहीं पर कुछ एक संवाद है जो थोड़े अधिक लंबे हो गए हैं, लेकिन जो इस कहानी के संवाद हैं वो कहीं पर भी गति अवरोधक नहीं बने हैं। तो मर्मस्पर्शी भी हैं और शैली के दृष्टिकोण से भी ये संवाद बिल्कुल एकांकी के अनुसार उचित प्रतीत होते हैं। उसके बाद बात करते हैं संकलन त्रय की। देखिए, जब संकलन त्रय की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि स्थान कौन सा है, समय या काल कौन सा है और कार्य क्या चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें, एक स्थान पर एक समय में और एक ही प्रकार का कार्य चल रहा है। यहाँ पर केंद्र में 2 ही बातें हैं, एक तो पुत्री और दूसरा क्या है, यंत्र। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक उपकरण से युक्त एक कमरा है, कक्ष है, उसको लिया गया है। और जो काल है इस कहानी का, समय की अगर बात करें तो लगभग 1.5 घंटे का समय है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटे का समय है। एक कमरा है जो कि वैज्ञानिक उपकरणों से उसमें रखे हुए हैं। कार्य की दृष्टि से भी इसमें एकता है। डॉक्टर शेखर के उत्सर्ग का वर्णन उनकी वैज्ञानिक साधना और आदर्शवादिता तथा कर्तव्य प्राणता के बीच संघर्ष है। तो वर्मा जी ने अगर संकलन त्रय की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से ये एकांकी खरी उतरती है, या इस एकांकी के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल उचित संकलन त्रय उन्होंने किया है। किसका, स्थान का, काल का और कार्य का। उसके बाद अभिनयता या नाटकीयता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस एकांकी में जो रंग संकेत है, पात्रों की वेशभूषा है या रंगमंच की जो शिल्पगत विशेषता है, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी को चित्रित किया जा सकता है। इसके पात्र प्रत्येक स्थिति के अनुकूल अपने हाव भाव देते हैं, चाहे वो मुद्रा के माध्यम से दें या सोचते हुए या मंद स्वर में, या अपने मुख भाव से आश्चर्य की अभिव्यक्ति करते हैं या संकोच के स्वर। ऐसे संकेत और स्वरों का जो संयोग है इस कहानी में, वो नाटकीयता या अभिनेता के दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें तो सभी गुणों का
पालन पात्रों ने यहाँ पर किया है। तो इस दृष्टि से भी ये कहानी एक उचित और सफल एकांकी या कहानी कही जा सकती है। अंत में आप इसका उद्देश्य या इस कहानी की जो चरम सीमा है उसको भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। चरम सीमा, इस कहानी की चरम सीमा क्या है? जो पूरा घटनाक्रम घटित होता है उसमें अगर हम देखें तो चरम सीमा को हम यहाँ महत्वपूर्ण, चरम सीमा या उद्देश्य को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जो डॉक्टर शेखर हैं वो अपने जीवन में पूरा संघर्ष करते हैं, लेकिन उस संघर्ष के मार्ग में जब वो दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, एक तरफ उनकी पुत्री है और दूसरी तरफ उनका यंत्र है। ऐसे द्वंद्व में एक निर्णय लेना होता है। ये कोई एक अकेले डॉक्टर शेखर का निर्णय नहीं, व्यक्ति को, जो समाज में व्यक्ति रहता है, उसे अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के द्वंद्व का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस द्वंद्व का निष्कर्ष क्या निकलेगा या वो अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंचेगा, दर्शक के सामने उस बात को कैसे अभिव्यक्ति मिलेगी, इस बात को अगर ध्यान में रखकर एकांकी का समापन अगर किया जाता है तो वो एक सफल एकांकी कही जा सकती है। तो यहाँ उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो अपने जो उत्सर्ग इनका शीर्षक है, इस उद्देश्य की पूर्ति इस कहानी में पूर्णतः होती है। क्योंकि जब डॉक्टर शेखर को ये पता चलता है कि अगर वो यंत्र को नहीं तोड़ेंगे तो उनकी पुत्री को छाया अपने साथ ले जाएगी, ऐसे में उनके द्वारा कड़ी मेहनत या परिश्रम का जो फल था एपराइटस, उसको वो तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। अचानक वो निर्णय लेते हैं और अपनी अडिग साधना के फल को या उस यंत्र को तोड़कर इस कहानी की समाप्ति करते हैं। तो इसमें जो कहानी का शीर्षक लिया गया था, उस शीर्षक की पूर्णतः यहाँ पर पूर्ति होती है या वो शीर्षक पूर्णतः यहाँ पर सफल होता है और कहानी अपने चरम सीमा पर पहुँचती है या एकांकी अपनी चरम सीमा की प्राप्ति कर लेती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक सफल एकांकी तात्विक दृष्टिकोण से मानी जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।